नमस्ते विद्यार्थियों, आइए आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम कक्षा 5 का पाठ 4 नन्हा फनकार पढ़ते हैं। नन्हा फनकार बहुत ही बढ़िया कहानी है एक छोटे से कलाकार केशव की, जो अकबर के जमाने में एक कलाकार का बेटा था। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। देखो, कोई भी जब अपना काम शुरू करता है, प्रारंभ करता है, दुकानदार चाहे दुकान पे जाए या कोई कलाकार अपना काम शुरू करे, तो वो थोड़ा सा हल्के से प्रार्थना अपने ईश्वर को याद करता है कि दिन भर उसका काम अच्छा चले। ऐसे मन ही मन कुछ बोलता है, इसको बुदबुदाना बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। छेनी और हथौड़ा ये औजार है जिससे वह बच्चा पत्थर पर नक्काशी का काम करता था। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। उस लड़के ने उस पत्थर पर कुछ दिन पहले ही जो घंटियां होती है, जिसको हम बेल कहते हैं, उसकी आकृति की कतारें और उन पर कड़ियां, यानी एक प्रकार का रिंग, गोलाकार या अंडाकार आकृतियां एक दूसरे में जुड़ी हुई, इस प्रकार की आकृतियों को छेनी और हथौड़े से खोद कर उसने वो कलाकृति बनाना प्रारंभ किया था, जिसमें उसने कड़ियां उकेरना शुरू की थी। लड़के ने एक अध बनी मतलब अधूरी बनी, है ना। तो अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। उस चौकोर पत्थर पर जो उस बच्चे ने कलाकृति बनाना प्रारंभ किया था, उसमें घंटियां बनाई थी, तो उस घंटी पर अब वो नक्काशी कर रहा था। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। जब हथौड़े को किसी पत्थर पर छेनी लगाकर के मारा जाता है, तो वो पत्थर कट जाता है, उसमें उसको कटाव उभरना बोलते हैं। और उसमें जो पत्थर कटता है, उसका हिस्सा कटे हुए पत्थर का उछल कर छितर जाता है, छितर यानी बिखर जाता है, जिसको छितरा करते हैं। और जो हिस्सा कटाव जो फिका जाता है बाहर की ओर, उसको हम किरचें बोलते हैं। ठीक है। तो हथौड़े के वार से पत्थर पे जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता था, आंखों को बंद कर लेता। जो भी पत्थर का काम करते हैं कारीगर लोग, वो आंखों को बहुत छोटी बना लेते हैं, ताकि कहीं उस पत्थर का टूटा हुआ हिस्सा या टुकड़ा उनकी आंखों में न गिर जाए और आंखों को क्षतिग्रस्त न कर दे, चोट न पहुंचाए। इसलिए वे आंखें छोटी कर लेते हैं, आंखें बंद करना भी बोलते हैं, और इसको आंखें मीचना भी बोलते हैं। मैं आपको पाठ के बीच बीच में बहुत सारे जो कठिन शब्द आएंगे, जिनको आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा, उनका अर्थ बताता जाऊंगा। आप जरूर ध्यान पूर्वक उन शब्दों का अर्थ पर ध्यान दें, तो आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यानी लड़का अकेला ही काम नहीं कर रहा था, लड़के के साथ में और भी साथी लोग थे जो पत्थर को तराशने का काम कर रहे थे। यानी बहुत सारे कलाकार लोग, बहुत सारे पत्थर को तराशने वाले लोग वहां पर थे, जो सब अपने अपने काम में डूबे हुए थे। काम में डूबा हुआ का मतलब होता है अपने अपने काम में मगन थे, किसी को एक दूसरे का ध्यान नहीं था, अपने अपने काम में ही सब लगे हुए थे। तो ये जो लड़का था, इसका नाम था केशव। ये 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब देखो, केवल 10 साल का लड़का था, लेकिन पिताजी एक बार उसको समझा देते थे, वैसी ही ये जो लकीरें पत्थर के ऊपर उभार देता था। और
कहने का मतलब यह है कि इसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, ये बड़े ध्यान पूर्वक ये काम करता था। कलाकार के सारे गुण इस तरह उसके अंदर बचपन में ही दिखाई दे रहे थे। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। नक्काशी के काम में जो घंटियों की आकृति बनाना थी, वह घंटियां उकेरना सबसे बड़ा मुश्किल काम था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बारीक जालियां, बारीक का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, बहुत पतली, छोटी से छोटी, और महीन, नफीस। महीन का मतलब होता है बारीक भी होता है, बहुत पतली भी होता है, और नफीस का मतलब होता है सुंदर, जो देखने में बहुत सुंदर हो और बहुत बारीक हो, बहुत पतली हो। इस तरह की जालियां, ये सब कुछ बनाना केशव जानता था। लेकिन वह यह सोच रहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, बहुत बेहतरीन और सुंदर और पतली से पतली जो जालियां होती है, वह सब बनाने में वह बहुत अच्छा ट्रेंड हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, और वो बढ़िया से बढ़िया काम करने लगेगा। ये वो जानता था, यानी ऐसा कॉन्फिडेंस था उसको कि एक दिन जरूर वो ऐसा काम करेगा। बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप। देखिए, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इछलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बेल बूटे जो है, जो हस्त हाथों से काम करने वाले कारीगर होते हैं, कुछ लोग कपड़े पर, कुछ लकड़ी पर और कुछ पत्थरों पर जो कलाकृतियां बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं, उनमें एक बेल होता है, बूटे होते हैं, कमल के फूल होते हैं, और लहराते हुए सांप और अनेक प्रकार की आकृतियां, घोड़े वगैरह बनाते हैं। तो वो भी ये सब काम कर पाएगा, क्योंकि उसके पिताजी ये सब बना लेते थे। तो उसे भी विश्वास था कि उनकी उसी तरह यह भी अपने पिता की तरह ये सारे काम सीख लेगा, ऐसा उसके मन में विश्वास था। देखिए, छोटा सा बच्चा है, केवल 10 साल की उम्र है, इसके हाथ में जो औजार है, इसको छेनी बोलते हैं, ये लोहे का होता है। और दूसरे हाथ में जो औजार है, इसको हथौड़ा बोलते हैं। ये इसका हत्था सामान्यतः तो लकड़ी का होता है, और हथौड़े की जो आकृति होती है वो लोहे की होती है। बहुत साल पहले, कई साल पहले, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, काम की तलाश में आए होंगे कलाकारी करने के लिए। उस समय बादशाह अकबर आगरे का किला बनवा रहे थे, और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ। देखिए, आगरे के किले का सुंदर चित्र है, और लाल पत्थरों से बना हुआ है। और ये जो किला इन लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसमें जो अनेक प्रकार की डिजाइन है, बारीक बारीक, ये सब डिजाइन बनाने में इस केशव और इसके पिताजी का भी योगदान है। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, है ना। पुश्तैनी उसको, उस गांव को बोलते हैं, या उस चीज को बोलते हैं जो पीढ़ियों से किसी परिवार में कई सालों से चली आ रही हो, उसको बोलते हैं पुश्तैनी। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। सीकरी का मतलब आगरा के पास एक छोटा शहर है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी, उसके बारे में यहाँ बात कही गई है। तो अब तो उसके लिए आगरा और सीकरी ही उसका घर थे। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक, खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई पड़ी कि कोई आ रहा है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। क्या आवाज थी? आवाज ये थी कि माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर बनाई हैं। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? ऐसा किसी ने पूछा। और जब पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाकर देखा, तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी कौन था? वो कोई ना कोई बड़ा आदमी था। तो उसने जवाब दिया आदमी को कि बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हुआ नजर नहीं आ रहा? अरे देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया।
तल्खी का मतलब होता है थोड़ा सा कटुता पूर्वक या थोड़ा सा तीक्ष्ण भाव से, है ना, जो सुनने में किसी को पसंद ना आए, इसीलिए ये तल्खी भरा जवाब होता है ना। तो ये जैसे अपने आप को कुछ बड़ा बताते हैं ना, थोड़ा प्रभावशाली, तब आप किसी से तल्खी से बात करते हैं, है ना, या अपने आप को उस्ताद समझते हैं तो आप तल्खी से बात करते हैं। ऐसे ही छोटे से लड़के ने उस आदमी से तल्खी से बात की, वो जानता ही नहीं था कि वो आदमी कौन है। तो वो आदमी बोला, और वो भी हंसकर बोला, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। उसने वाक्य भी पूरा नहीं किया आदमी ने कि तुम इतने छोटे लगते हो ना, इतने में वो बोल गया, अरे मैं 10 साल का हूं। फिर आदमी ने बोला, 10? अच्छा, अरे 10? अच्छा। वह आदमी पास बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब वो केशव ने उस आदमी को अच्छी तरह देखने की कोशिश की, और वो अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र होगी उस समय 30 साल से ऊपर, और कद मंझोला था। मंझोला का मतलब उस आदमी की जो लंबाई और ऊंचाई जो कहते हैं, वो न तो बहुत ज्यादा थी न बहुत कम थी, मीडियम, है ना, बीच की। वह सफेद अंगरखा, देखो सफेद अंगरखा पहले पहनावा होता था, अभी आपको बताएंगे, तो वह कुर्ते जैसी कुर्ते टाइप का होता है। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। जब सब ये देखा केशव ने, तो उसके दिमाग में आया, अरे लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए ऐसा सोचा कि ये बहुत अमीर आदमी होगा, या बहुत ही अ, शोहरत वाला आदमी होगा, रुतबे वाला आदमी होगा, बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी होगा। ऐसे सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही थी। ठीक है ना। फिर आगे क्या है उसकी, देखो व्यक्तित्व का वर्णन है उस आदमी का, कि तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछे। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था। मुआयना का मतलब होता है निरीक्षण करना, ध्यान से देखना। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में तो अभी काफी काम बाकी है ना। नक्काशी का मतलब होता है पत्थर तराशने का काम, है ना। छेनी, हथौड़े आदि के सहायता से पत्थर पर कलाकृतियां जो बनाते हैं, बेल बूटा जो बनाते हैं, उस काम को नक्काशी कहते हैं। तो एक और कहीं पत्थर पड़ा होगा जो पूरे काम नहीं हुआ, उसकी तरफ ध्यान दिलाते हुए उस बड़े आदमी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे इस लड़ी में अभी काम बाकी, काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। किसने सुनी? उस आदमी ने, जो आया हुआ केशव से बात कर रहा था। अरे यह और कोई नहीं था, उस महल का पहरेदार था, जो दौड़ के आया और मुझसे बोला, हुजूर माफ करे, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वो हाँफते हुए बोलने लगा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, अरे बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। जब उसने पहरेदार ने ऐसा बोला केशव से, तो केशव का माथा ठनका है ना, उसके दिमाग में कुछ सोच विचार आया कि ये क्या बात है। वो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था। बद हवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, है ना, एकदम बौखला गया, आश्चर्य में पड़ गया। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, ये सोचने लगा, और ये ख्याल आते ही उसने झुक करके उस आदमी को सलाम किया, और खरगोश किसी कातर, है ना, भयभीत होकर, कातर यानी एक डरी हुई भयभीत नजरों से वो अकबर को देखने लगा। फिर अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी बीच में इस तरह आकर के बोलना ठीक नहीं लगा। तो अकबर ने खींच कर, थोड़ा चिढ़कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए बोला कि ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, लेकिन अब केशव असमंजस में था कि क्या करे क्या नहीं करे। वापस बेचारा अपना नक्काशी का काम शुरू करे, या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था।
हाँ, पर अब वो डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर उसे प्यार से देख रहा था। देखो ये अकबर है, और अकबर ने ये जो पगड़ी पहन रखी है लाल रंग की, जिसमें उसके लंबे लंबे बाल ढके हुए मूछें हैं, बच्चा काम कर रहा है घंटियों पर नक्काशी का। इसके साइड में जो घंटियां पड़ी है, इस पे नक्काशी का काम हो चुका है, और जिन पे काम करना है वो उसके सामने है। और ये अंगरखा, ये इस तरह का वस्त्र होता है जिसको अंगरखा बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो अकबर उनसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला नपातुलाब जवाब, एकदम टू द पॉइंट, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। है ना, सिर में ही उसने इशारा कर दिया, सिर हिलाते ही एक्सेप्टेशन में स्वीकृति दे दी। तो उन्होंने बोला, अरे तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। देखो, उल्टे पांव लौटना मुहावरा है। उल्टे पांव लौटने का मतलब होता है तेजी से जल्दी से वापस लौट जाना, है ना। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए। राजा थे, लेकिन जमीन पर दोस्त की तरह बैठ गए केशव के पास में, और पास में पड़े पत्थर को वो खींचते हुए बोले, अरे ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। संदेह भरी नजरों से देखने का क्या मतलब है? संदेह भरी नजरों से देखने का मतलब यह है कि क्या इतना बड़ा आदमी, बादशाह जो राजा है, वो मेरे साथ जमीन पे बैठ के क्या काम करेगा? ये उसको डाउट हो रहा था, ये संदेह हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो असमंजस में था बेचारा, शक पका गया, है ना। तो क्या हुआ, दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है? केशव ने पहले तो संदेह भरी नजर से अकबर की ओर देखा, फिर बोला, हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। सकपका गया मतलब थोड़ा संकोच में पड़ गया, शर्मा भी गया थोड़ा। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, ऐसा उसने बोला। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, हिम्मत तो नहीं हुई, मन नहीं था इसलिए बोलते अनमना। अकबर उससे हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? ऐसा उन्होंने उस बच्चे को बोला था कि उसको विश्वास हो जाए कि अकबर इतना बड़ा आदमी अपने आप को नहीं समझता, वो सब काम कर लेता है ना। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था कि क्या करे क्या नहीं करे, दुविधा में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसको सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पे लकीरें खींच करके एक आसान सा एक नमूना बनाया, सैंपल बनाया किसी आकृति का, और बड़ा सीरियस होकर के गंभीरता पूर्वक कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, यानी केवल लकीर पर ध्यान देना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, तो जिससे जो कटाव था वो गहरा हो गया, ज्यादा कट गया पत्थर, है ना। तो तुरंत केशव ने टोका, अरे अरे, नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पड़ी, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, आहिस्ता मतलब धीरे से, प्यार से मारना है। फिर उसने करके दिखाया उसको मार के धीरे से, और कहा, हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराकर उस लड़के से बोले, जी हुजूर। देखिए अकबर कितने दोस्ताना स्वभाव से उस बच्चे से बात कर रहे हैं। जवाब में तो केशव भी मुस्कुरा उठा। वो लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा है एक व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था, है ना। तो जो केशव है, वह जो जवान व्यक्ति था, राजा था, अकबर जो थे, लेकिन उस काम के मामले में तो अनाड़ी थे। तो उन पर अपना प्रभाव दिखाने में केशव को बड़ा आनंद आ रहा था। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी त्योरियां चढ़ जाती,
त्योरियां चढ़ना मतलब बादशाह गलती करता तो वो अपने माथे पे सिलवटें लिया था, भोएं जो है चढ़ा लेता, है ना। जैसे कि हल्का सा गुस्सा कर रहा हो कोई, जो उस्ताद सिखाता है ना अपने शिष्य को, ऐसे वो अधिकार दिखा रहा था बच्चा छोटा सा उस वक्त। तो काम करते करते बीच में अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिला करके अपनी असहमति जताते, मतलब बोल देता हाँ ठीक नहीं है। तब अकबर अकबर क्या है, इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान मतलब तसल्ली से, आराम से बैठ गए, और केशव को काम करता हुआ वो देखने लगे। जब केशव ने बता दिया कि काम ठीक नहीं है तो इत्मीनान से बैठ गए। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास जो मौजूद दूसरे लोग काम कर रहे थे बहुत सारे, वो सब बड़े कौतूहल यानी आश्चर्य से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। कितनी बढ़िया बात है। और ऑब्जर्वेशन देखिए अकबर का, अकबर ने ऑब्जर्व किया, गौर किया कि केशव पर पत्थर पे जो नमूना बना था उनको तो तराश ही रहा था, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ उसमें जोड़ रहा था, ऐड कर रहा था, बढ़ा रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बच्चे ने बोला। अरे बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहां काम करेंगे, ऐसा राजा ने बोला। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठकर खड़े हो गए और जाने लगे। जाते हुए बड़े प्यार से केशव के कंधे पे हाथ रखा, शाबाशी दी, उसका कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। तो बोला, हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बड़ी क्यूरियोसिटी से उन्होंने पूछा। तो अकबर ने जवाब दिया, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वो बार बार बादशाह से जो अपनी बात हुई, मुलाकात हुई, सबको सुनाता रहा खूब जोशीले अंदाज में। रात हो गई थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, बड़े फेमस हो गए हो भाई। पिताजी ने अपने बच्चे से कहा, 10 साल के बच्चे से। तो वो बोला भी पापा से, पिताजी से, कि बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। नेक मतलब अच्छे इंसान, भले इंसान। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल है, फिर भी सीकरी में शहर बनवा क्यों रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का जो आगरा है ये बड़ा सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे, मतलब चिंता में रहते थे। वो बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती, इनकी ये जो ख्वाजा सलीम चिश्ती थे, इनकी जो दरगाह थी वहां फतेहपुर सीकरी में, वहां पर आए, है ना। तो दरगाह तो बहुत बाद में बनी, लेकिन वो जीते जागते ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास गए, जो सूफी संत थे। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। तो 3 संतानें हुई अकबर को। कौन कौन सी? शहजादा सलीम, वो मुगल आजम जो फिल्म है सुना होगा आपने, उसमें जो सलीम है वो जहांगीर, उनका नाम था सलीम, है ना, जिनका अनारकली से जो है प्रेम था। तो शहजादा सलीम था एक बेटा, दूसरा अकबर को मुराद हुआ, तीसरा दनियाल हुआ।
केशव ने चहकते हुए उनके नाम बताए तो उनके पिता ने बोला, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था कि वो जरूर वहां पे नगर बसाएंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इनको 3-3 संतानें हुई। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो केशव जो है अब जवाब दिया, केशव ने ऊंधी आवाज में बोला। ऊंधी आवाज का मतलब होता है जो ऊँगते हुए कुछ बोलते हैं ना, जब आधी नींद आ गई हो आंखों में और आंखें अलसाई हो, आलस आ रहे हो, अब बात करने की ज्यादा इच्छा ना हो और लगता है कि अब सो ही ले, सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। ऐसी जो स्थिति होती है ना, उसको बोलते हैं अलसाई स्थिति, अलसाई आवाज, ऊँगती हुई आवाज, उसको यहाँ सब ऊनींदी बोला गया है। तो पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा इस तरह से बात करते करते सो गया है। बच्चों, हमारी कहानी, ये बहुत सुंदर कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और एक बार फिर आइए, पढ़ते समय तो मैंने आपको कुछ शब्द बताई है, हमने आपके लिए कुछ शब्द अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, जिनका मीनिंग आपको लिखना है, जानना है, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बच्चा जितना ज्यादा शब्द शब्द का अर्थ समझता है, वो स्वयं तो बहुत अच्छी तरह से किसी चीज को सीखता ही है, लेकिन जब वह भाषा का प्रयोग स्कूल के किसी न किसी कार्यक्रम में, है ना, चाहे उसे भाषण देना पड़े, चाहे उसे कुछ कविता बोलनी पड़े, या अपनी बात किसी के सामने रखनी पड़े, तब ये शब्द जब उसको अपने आप ही प्रयोग में आते हैं तो उसकी भाषा बहुत सुंदर बन जाती है। मैंने कुछ शब्दों को तो हाईलाइट किया है, लेकिन और भी शब्द ऐसे जिनको हाईलाइट नहीं किया है, अगर आपको उनका मीनिंग नहीं आता है तो आपको जरूर लिखना है, मैं उनकी चर्चा करूंगा। देखिए, पहला इसमें एक शब्द है चौकोर। चौकोर का मतलब होता है चार कोने वाला पत्थर। चो मतलब चार, कोर मतलब कोर, उसकी कोने। ठीक है। छेनी हथौड़ा आप समझते ही हैं, हमने अभी बताया था आपको। कड़ियां उकेरने का मतलब भी बताया था, जो रिंग होती है उनको उभारना पत्थर के ऊपर, इसको कड़ियां उकेरना बोलते हैं। अध बनी का मतलब होता है आधी ही बनी हो, उसको अधूरा भी बोलते हैं। ठीक है। और खास जो शब्द यहाँ आए हैं उनमें से नक्काशी का मतलब आपको आना चाहिए, है ना। नक्काशी क्या है? पत्थरों पर छेनी हथौड़े आदि औजारों की सहायता से जो आकृतियां उभारी जाती है, उस काम को नक्काशी कहते हैं। इसको सिंपल कह सकते हैं, पत्थर पर बैलबूटे बनाने का काम, इसको नक्काशी बोलते हैं। उकेरने का मतलब होता है उसके अंदर उभारना, है ना। पत्थर को खरोच करके, पत्थर को चील करके जो काम होता है उसको उकेरना बोलते हैं। बारीक मतलब बहुत ही सूक्ष्म। महीन का मतलब होता है बहुत पतली। और नफीस का अर्थ याद रखना हमेशा, नफीस यानी सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। बिल्कुल कुछ थोड़े से शब्द है, बस केवल 1 मिनट में हो जाएंगे। पुश्तैनी मतलब अपने परिवार में कई पीढ़ियों से, पिताजी के पिताजी के पिताजी, ऐसे कई पीढ़ियों से जो चली आ रही कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं पुश्तैनी। एक ही गांव में अगर आपके पिताजी रहते थे और उनके पिताजी रहते थे, उनके पिताजी रहते थे, वो गांव आपका क्या हो गया? पुश्तैनी गांव हो गया। ठीक है। सीकरी का मतलब यहाँ फतेहपुर सीकरी से है। आगे देखिए, इसमें पत्थर को तराशने की बात कहने के साथ तलखी से जवाब देना है। तलखी का मतलब होता है कटुता से जवाब देना। ठीक है, थोड़ा तीक्ष्ण होकर के जवाब देना। काफी का मतलब होता है बहुत। पर्याप्त, पर्याप्त शब्द यहाँ ज्यादा बेटर रहेगा। मझोला मतलब होता है मध्यम आकार का, यानी बीच का। मुआयना करना यानी निरीक्षण करना। मुआयना ये शब्द है, मुआयना करना कई बार अदालती कार्रवाई में प्रयोग होता है। मुआयने का मतलब होता है निरीक्षण करना, ध्यान पूर्वक देखना, ये मुआयने का मतलब है। जुर्रत मतलब हिम्मत। बदहवासी मतलब बेहोशी की स्थिति को बोलते हैं। बौखला जाता है तो आदमी घबरा जाता है, तो उस स्थिति को भी बदहवासी बोलते हैं। कातर मतलब भयभीत, डरी हुई नजरों से, है ना। दखलंदाजी यानी बाधा उत्पन्न करने से मतलब है यहाँ पे। असमंजस एक शब्द है यहाँ पे। ये असमंजस जो शब्द है, देखिए, असमंजस, इसका मतलब होता है दुविधा।
तो दुविधा में पड़ गया था कि क्या करे क्या नहीं करे। इंतजार का मतलब आपको मालूम ही है। आगे आइए, आगे नेक्स्ट ये अंतिम पृष्ठ है बच्चों, उलझन। उलझन का मतलब कठिनाई में पड़ जाना। उल्टे पांव लौट आया, ये मुहावरा है, आपको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप इसका। उल्टे पांव लौटने का मतलब है तुरंत वापस लौट आना। ठीक है, शक पकाने का मतलब यहाँ संकोच से है। अनमने भाव का मतलब उदासी वाले भाव से, या जिसको कहने का मन नहीं हो उसको अनमना बोलते हैं। और ये एक मुश्किल वर्ड है, मुश्किल का मतलब कठिन होता है। असमंजस, असमंजस मतलब फिर से दोबारा ये आ गया है, दुविधा की स्थिति। आइए, आहिस्ता का मतलब होता है धीरे धीरे। आंखें थोड़ी मीच कर मतलब आंखों को बंद करके। और आइए आगे, धाक जमाना यानी प्रभाव जमाना। त्योरियां यानी भौहें चढ़ा लेना। त्योरियों का मतलब होता है भौहें चढ़ा लेना। असहमति मतलब अपनी सहमति प्रकट नहीं करना। ठीक है। इत्मीनान मतलब तसल्ली से बैठ जाना, संतोष पूर्वक, संतुष्टि से। फनकार का मतलब होता है कलाकार, शिल्पकार, संगीतकार, तीनों के लिए फनकार शब्द का प्रयोग होता है। तो हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, और हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसको जब पढ़ रहे थे ना, तभी जब समझाया था तो समझाने में इसके प्रश्न के कुछ उत्तर शामिल थे। आइए केवल दो चार प्रश्नों पर जरूर इस ध्यान दे लेते हैं। मैं केवल पढ़ देता हूँ और शॉर्ट में समझा देता हूँ, केवल आधा एक मिनट में। देखिए, माशाअल्लाह ये घंटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। ये बादशाह अकबर ने ये क्यों कही होगी? इसने इसलिए कही होगी क्योंकि बादशाह को यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटिया बना सकता है। केशव पत्थर की घंटिया तनिया एक तराश रहा था, इसको आप पढ़ के करना है। कहानी से जो प्रश्न है, देखिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? भैया इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि बच्चे से जो बात कर रहा था उसमें विघ्न उत्पन्न हो रहा था, और वो नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से कोई उसकी बात में बाधा डाले। इसलिए अकबर को पहरेदार, वो जो पहरेदार था उसकी दखलंदाजी अच्छी नहीं लगता है। कोई बहुत बड़ा आदमी है, मैंने इसमें बताया था। बड़े आदमी से केशव का मतलब है बहुत प्रतिष्ठित आदमी होगा, अमीर आदमी होगा, जिसका बहुत रुतबा होगा। ठीक है। तो अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? इसलिए देखा कि इतना बड़ा राजा बादशाह क्या वास्तव में एक छोटे सा बच्चे के साथ कारीगरी का काम सीखेगा? इस पर उसे विश्वास ही नहीं था। यहाँ इसका यह मतलब है। ठीक है, केशव केवल 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह काम से जुड़ना ठीक है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका कारण बताओ, तो इसका उत्तर ये है बच्चों कि 10 साल का बच्चा अगर इस तरह से काम से जुड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये उम्र पढ़ने लिखने की होती है। 10 साल का बच्चा कक्षा 5वीं में या 6ठी में रहता है, आपकी उम्र भी इतनी ही होगी। ठीक है। पहले पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, उसके बाद काम सीखा जाता है। अगर 10 साल से ही काम में जुट जाएगा तो उसका बचपन नष्ट हो जाएगा। उसकी पढ़ाई, शिक्षा, खेलकूद, ये सब उसके जीवन में जो आनंद देते हैं, इनसे वह बेचारा वंचित रह जाएगा। ठीक है। केशव बार बार सबको सुनाता, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अगर आप होते केशव और बादशाह आपके साथ आके बात करता तो आप क्या क्या बात करते, सबके साथ सोच करके ये बात अब आपको अपने शब्दों में लिखना है। आपको कहानी कैसी लगी? आपसे अनुरोध है कि आप अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, जिससे कि और हमें उत्साह मिले। लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगली किसी और वीडियो, अच्छे पाठ का वीडियो लेकर आपके साथ बहुत जल्दी फिर हम हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। जय भारत। जय हिंद बच्चों।